नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। और जो वर्डिक्ट आया है उस वर्डिक्ट को लेकर के तमाम लोगों ने शुरुआत में तमाम तरीके की बातें की। एक तरफ 400 पार, 370 पार की बात, दूसरी तरफ ये हुआ कि 320, 330 की बात। ये तो किसी भी एग्जिट पोल में और कहीं भी नहीं था कि बीजेपी और एनडीए 300 से भी नीचे रहेगी। लेकिन कुछ लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात जरूर बोल रहे थे, लिख रहे थे। उनमें से एक हैं संजय झा, जिन्होंने बहुत पहले ही ये चीज बोल दी थी कि प्रधानमंत्री जी, आपकी रुकावट के लिए खेद है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। 8 कारण आपने दिए थे उस समय, मुझे अच्छे से याद है इस कार्यक्रम में, जिसमें आप ये बता रहे थे कि ये मत मान के बैठिए कि बीजेपी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पार कर जाएगी और एकदम स्मूथ सेलिंग है, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता है कि उनमें से बहुत सारी वजहें जो हैं वो सच हो गई। सरकार भले ही अभी वो बनाए, लेकिन अब बैसाखियों पर रहेगी, गठबंधन की बैसाखियों पर रहेगी। करेक्ट। देखिए संकेत जी, मैं तो एग्जिट पोल के बाद भी मैंने लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि देखिए सब लोग यहाँ पर डिंडोरा पीट रहे हैं कि एनडीए को 370 और 400 सीटें मिलेंगी। और मैंने उस दिन भी रात, आप मेरा इंडियन एक्सप्रेस का लेख पढ़िएगा, जहाँ पर मैंने लिखा कि ये असंभव है। क्योंकि देखिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना जो कहते हैं ना पेचीदा विषय नहीं था। जब सारे सेफोलॉजिस्ट कहें कि ये तो 370 फिर से होगा या 350 होगा, तो वो यही कहना चाहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, जो 2019 में हुआ वही फिर से दोहराया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बेतुका एक तरीके से बहस था, क्योंकि देखिए समस्या जो थी देश के सामने वो बिल्कुल एक तरीके से हकीकत में आप देखिएगा तो बड़े ही पेचीदा जो समस्याएं थी। आप बेरोजगारी का आपके पास कोई समाधान नहीं था, महंगाई, जाति को लेकर सर्वेक्षण, ये सब बहुत ही अहम मुद्दे थे। और देखिए मैं समझता हूं कि आवामी फैसला को सुनकर मोदी जी तो बिल्कुल हैरान, अभी तक हैरान होंगे। वो पिक्चर में जो भी दिख रहे हैं उनकी नींदें उड़ गई होंगी। क्योंकि देखिए संकेत जी, ये सोचिए कि इन्होंने जो 370 और 400 का जो ऐलान किया था, ये प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ऐलान किया था, जब राम मंदिर का निर्माण के बारे में हम बात कर रहे थे। और अयोध्या का जो आप भी फैजाबाद से ही हैं। जी, अयोध्या, हाँ देखिए वही कह रहा हूं कि अयोध्या से जब ये फैसला आता है और लल्लू सिंह हार जाते हैं, ये यही बताता है कि देश महान देश है ये संकेत जी। और यहाँ पर जो भी नेता या अपने आप को जो राजनेता समझे, जो खुद में मैं समझता हूँ कि अभिनेता है, यदि जो भी अभिमान या अहंकार दिखाएगा, भारत की जनता जनार्दन उसको सबक जरूर सिखाएगी। जी, अब देखिए आ करके एक जो स्टाइल है नरेंद्र मोदी का कि वो पिछले 2002 से लेकर के जब से वो पावर में रहे हैं, तब से उन्होंने एक सिंपल मेजॉरिटी, मतलब उनकी जो पार्टी है उनके नेतृत्व में सिंपल मेजॉरिटी लेकर के आई है। तो उनको किसी पर कोई भी फैसले के लिए आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पहली बार है उनके 22 साल के एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में कि उनको पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ेगा, गठबंधन के धर्म को निभाना पड़ेगा। और इसके दो मुख्य किरदार होंगे, एक टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। टीडीपी 2019 में चंद्रबाबू नायडू यूनाइट कर रहे थे विपक्ष को, और 2024 से पहले विपक्ष को यूनाइट कर रहे थे नीतीश कुमार। आज दोनों ही एनडीए के साथ हैं। आपको लगता है ये नरेंद्र मोदी के लिए आसान होगा गठबंधन धर्म निभाना? और खास तौर से जब ये लोग अपनी मांगे रखना शुरू करेंगे, इनकी मांगों की लिस्ट आनी सामने शुरू हो गई। संकेत जी, मैं इसमें दो चीज आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि इन आंकड़ों को जरा हम लोग जरा समझें, उसका संदर्भ हम जरा समझें। देखिए मैं कल एक टीवी प्रोग्राम पे था जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा बड़े गुरूर के साथ या मगरूर होते हुए कि अरे आप लोग तो सब मिला के 235 236 हैं, हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 240 है। संकेत जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये मुझे लगता है कि हमारे चुनावी इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है
कि विपक्षी दल चुनाव लड़े सत्ताधारी दल के विरुद्ध इतना लो, जहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड हो ही नहीं, है ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं है। पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड में हम जानते हैं किसको पैसे मिले, हम जानते हैं कि एजेंसीज किसके हाथ में थी। हमारे मुख्यमंत्री को आप लोगों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, भाजपा के लोगों ने, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल। और आप देखिए कि जिस तरीके से उनके पास तो बिग मीडिया भी था, आप पूरा जो इकोसिस्टम जो है, हम जो कहते हैं ना रेगुलेटरी कैप्चर, सब चीज पर उनका कब्जा था। तो एक तरीके से विपक्षी दल हम जो लड़े हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, मतलब बॉक्सिंग मैच हो और आप हमारे साथ बॉक्सिंग रिंग में हैं और आप कहा बॉक्सिंग ग्लव हटा लें और आपको बोलें कि आपको एक टांग में खड़ा होकर हमसे बॉक्सिंग करना पड़ेगा। हम आपसे मिलते हैं, आप काफी फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, युवा भी हैं, लेकिन भैया यदि ऐसा मुकाबला होगा तो हम तो एक बार आपको मारेंगे, आप सीधा जमीन पर गिरिएगा। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये नहीं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता, ये इसीलिए आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा, ये 235 सीट है जबकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। और एक और आप बात जल्दी से बता देता हूं आपके प्रश्न के जवाब देने से पहले, कि देखिए कि खैर बाद में भी उसमें आ जाएंगे क्योंकि बड़ा लंबे तरीके से हम डाइवर्ट हो जाएंगे, कि ये कॉन्टेक्स्ट है समझना कि हमने कैसे लड़ा। अब आप आइए कि इनका जो अलायंस के बारे में बात कीजिए। देखिए मोदी जी, मुझे लगता है कि यदि वो देखेंगे कि महागठबंधन, उनका तो महागठबंधन है, वो तो इसका मजाक उड़ाते थे खिचड़ी, तो नैतिकता यदि है तो मोदी जी को तो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो खिचड़ी का मजाक उड़ाया है। ये क्या है? ये भी तो खिचड़ी है। और यहां पर देखिए मोदी जी की बीजेपी जो है उनको मैं एनाकोंडा स्ट्रेटेजी है उनका, जहां तक क्षेत्रीय दल के साथ उनका कोई भी संबंध यदि आप देखिएगा तो एनाकोंडा का एक बिल्कुल उनका एक चेहरा है। बीजेपी सबको उगल जाता है, जेडीयू को कितने बार उगला, फिर वापस फेंका, जेडीयू वापस आ गई। शिवसेना, श्रीमोनी अकाली दल के साथ भी उनको किसान के विरोध को लेके उन्होंने कोई समझौता नहीं की। बीडीपी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोला कि आपके साथ कोई सरकार हमारा नहीं चलेगा। अन्ना डीएमके के साथ वही हालत। चिराग पासवान को उन्होंने कैसे उनके साथ रणनीति की जेडीयू को हराने के लिए पिछले बिहार के चुनाव में। तो यदि टीडीपी और जेडीयू, यदि उनको, वो तो ये लोग भी दिग्गज नेता लोग हैं, वो समझेंगे कि यदि आप भाजपा को कोई भी रास्ते 1 इंच देखेगा वो 1 फीट उठा के ले जाएंगे। और ये जोखिम उठाना अब उनके हाथ में है। लेकिन यदि वो आज इंडिया अलायंस के साथ खड़े रहे, खुद आके बोले कि देखिए हम संविधान और प्रजातंत्र के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हैं, तो मोदी जी विपक्षी नेता के रोल में, भूमिका में वो कैसा उनका प्रदर्शन होगा, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दिलचस्प एक अफसाना होगा। बिल्कुल दिलचस्प तो होगा, लेकिन आपको लगता है संजय जी एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है, तो अभी बहुत सारे एक्सपर्ट से बात हुई थी और अगर मगर में अभी बात हो रही है। नंबर 1, आज अगर दोबारा चुनाव हो जाए, सपोज एक ऐसी परिस्थिति आए जिसमें नरेंद्र मोदी बोलेंगे मैं ये कोalition धर्म नहीं निभा सकता, ये इतनी डिमांड मुझसे नहीं गए, हटाओ, चुनाव करेंगे दोबारा, तो फिर उन चुनावों के परिणाम क्या होंगे? आपको लगता है कि अब हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग वो जो फेंस सिटर्स थे, जो कि चुप थे, या उनको लगता था कि भाई इस नैरेटिव की आएगा तो मोदी ही, उस नैरेटिव के अब ऊपर उठेंगे और हो सकता है अगली बार परिणाम और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन के लिए आए। एज एन ऑल्टरनेटिव, मतलब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट, अगर इंडिया गठबंधन गठजोड़ करके या किसी तरीके से एक साथ इकट्ठा हो करके अगर सरकार चलाता है, एंड देन देयर फॉल्ट लाइंस कम टू द फोर, कोई इसकी उधर टांग खींच रहा है, कोई इसकी इधर टांग खींच रहा है, तो लोगों को ये लगे कि ना हटाओ यार, इससे अच्छा तो मोदी जी थे, और फिर चुनाव हो तो उसमें वो फिर स्पष्ट बहुमत से आ जाए। इन अदर वर्ड्स, आपको लगता है हिंदुस्तान कोशिश करेगा स्पष्ट बहुमत तक ले जाने की? देखिए संकेत जी, बहुत ही आपने जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है। देखिए हालात में कुछ भी हो सकते हैं, आज नहीं होगा तो 6 महीने के बाद भी हो सकती है। जो आप जो कह रहे हैं ये तो 6 महीने 1 साल के बाद भी हो सकता है। इसलिए मुंबई का स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा,
उसको तो आप कोई रोक नहीं सकेगा। तो देखिए यहाँ सच्चाई यही है संकेत जी, कि मैं समझता हूं कि यदि इंडिया अलायंस के साथ ये लोग मिल जाएं, तो भाजपा, देखिए ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा, भाजपा के पास 235 सीट हैं। भाजपा जानती है कि यदि किसी भी सरकार को गिराने में तो भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता, वो तो उसमें माहिर है। ऑपरेशन कमल तो सब लोग जानते ही हैं। तो भाजपा इंडिया अलायंस की सरकार को गिराना उनके लिए तो बच्चों का खेल है, इट्स अ किड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले। तो इंडिया अलायंस को इसीलिए मैं समझता हूं कि सरकार, यदि मान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी और बाकी कुछ लोग आपको कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम सार्वजनिक तरीके से आपको आश्वासन देते हैं कि हमारे बीच में जो भी मसले होंगे हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे बातचीत या वार्तालाप के साथ, लेकिन अब जनता के फैसला का हम मजाक नहीं उड़ाएंगे। यदि हम आपको समर्थन देंगे तो हम लोग एक अच्छा सरकार बना के जनता के पक्ष में, जो भी जनता के हित में जो भी करना है हम करेंगे। लेकिन ये कहना आसान है, करना आप भी जानते हैं मुश्किल है, क्योंकि एक बार भाजपा विपक्ष में बैठेगी, मैं समझता हूं कि भाजपा बौखला जाएगी। मोदी जी एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब इसके बारे में बातचीत होनी शुरू हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि मोदी जी अभी देखिए उनमें उनके अंदर जो है ना बड़ा एक घमंड बहुत ज्यादा है। उन्होंने चुनाव प्रचार में भी बोला था, हाँ, कांग्रेस पार्टी बहुत घबराई हुई है कि मैं नेहरू जी का कीर्तमान में 3 बार प्रधानमंत्री का मैं बन जाऊंगा, तो इससे कांग्रेस पार्टी बहुत ही चिंतित है, उन्होंने कहा था चुनाव के प्रचार में। सो ही वांट्स टू इक्वल एंड इरेज पंडित नेहरूज रिकॉर्ड। मैं नहीं समझता कि वो पीछे बैठेंगे, वो सरकार में आएंगे और सरकार में आने के बाद भी वो कोशिश करेंगे कि वो इंडिया अलायंस को कमजोर करें। मोदी जी और अमित शाह का कोई रणनीति नहीं बदलने वाला है। ऑपरेशन कमल में समझता हूं और भी खिलेगा, और इसीलिए लेकिन इंडिया ये भी तो अलायंस हो सकता है संजय जी, एक तो हो गया कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास, ऑपरेशन कमल, ठीक, ये तो मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन अब जब 240 पर आकर के बीजेपी टिक गई है, तो बहुत सारे लोग जो ऑपरेशन कमल के चलते भाजपा में आ गए और भाजपा के अपने जो ओरिजिनल कमल हैं, जो कि रूठ के या नाराज होकर के अंदर अपमान का घूंट पी करके बैठे हुए हैं, क्या उनको एक मौका नहीं मिलेगा कि वो भी एक विरोधी सुर सामने प्रस्तुत करें? और खास तौर से तब जब उन्होंने देख लिया है कि नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं, नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता 240 पर भी ला सकती है। बिल्कुल, और मैं तो कहता हूं ना, इसलिए मैंने शुरू में कहा था, यदि लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो बीजेपी 200 से भी कम हो जाती। लेकिन आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने जो दिल्ली में था 5 दिन के लिए, मुझे ये लगा, बहुत लोगों से मैंने सुना भी, कि भाजपा के अंदर बहुत लोग खुश हैं कि जो भी हो सरकार बन रही है वो ठीक है, लेकिन यदि मोदी जी और अमित शाह कमजोर हुए हैं, निर्बल हुए हैं, और उनका जो पहले का जो एक कब्जा था, एक तानाशाही या शहनशाह का जो कब्जा था, वो कमजोर हुआ है या ढीला हुआ है, उसको लेके अंदर में कुछ बड़े नेता और उनके ढेर सारे कार्यकर्ता भी बहुत खुश हैं। क्योंकि देखिए, इनके साथ काम करते करते बहुत लोग को घुटन महसूस हो रहा है, और बहुत लोग तो ये भी चाहेंगे कि हम विपक्ष में बैठे हैं। 10 साल रहे हैं, 5 साल बैठे हैं हम लोग जरा बाहर, कम से कम हवा, और जरा अच्छा हवा भी हम लोग सूंघे और थोड़ा यहाँ वहाँ घूमे भी, हमारे पीछे कोई सर्वेलेंस नहीं करता रहेगा, और एक तरीके से कुछ लोग खुश भी होंगे। तो देखिए, जब जब तानाशाही का माहौल एक तरीके से सबको पकड़ लेता है, तो वहां पर लोग हताश और निराश हो जाते हैं, और उनको भावनाओं के बारे में सोचिए। तो मैं समझता हूं कि अभी ये बड़ा ही एक संगीन एक तरीके से ये हालात है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी सत्ता छोड़ने वाले नहीं है। उनके पास अभी तो एनडीए का अलायंस है, वो कहेंगे हम बन जाएंगे, लेकिन ये वक्त है कि जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू ये भी समझता है कि एनाकोंडा भी आपको एक न दिन उगल लेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो बार्गेनिंग में जब भी समझौता नहीं होगा आसानी से, यहाँ तो काफी बार्गेनिंग होगा। जैसे आप देखिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब जैसे ये मैं एक ग्राफिक आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जो कि डिमांड्स हैं जो कि रखी गई हैं टीडीपी की तरफ से। स्पीकर का पद, रोड ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, ये सब मंत्रालय उनको चाहिए।
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय हैं ये, एग्रीकल्चर, ठीक है, सूत्रों के हवाले से ये सब, जल शक्ति, मतलब वो सारे जो कि आईटी एंड कम्युनिकेशन जो बीजेपी के पास थे हमेशा से, एजुकेशन इतना बड़ा मंत्रालय, इसकी उन्होंने मांग रखी है, और फाइनेंस का एमओएस, यानी कि उनको इतने सारे कैबिनेट बर्थ, और एक वो जो बिग 4 है उसमें उनको चाहिए फाइनेंस। इसके अलावा अगर आप नीतीश कुमार की बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि नीतीश कुमार एक विशेष राज्य का दर्जा, माफ कीजिएगा, एक स्पेशल पैकेज बिहार के लिए चाहते हैं, और दूसरी चीज वो चाहते हैं कि कास्ट सेंसस पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो उस पर स्वीकृति दें और वो देश भर में हो। इतनी डिमांड्स का उल्लेख तो अभी ही हो गया है सूत्रों के हवाले से। और इसमें एकनाथ शिंदे भी कूदेंगे, इसमें कोई रुकने वाला नहीं है। देखिए, सब समझ गए कि ये सरकार मेरे बिना नहीं टिकेगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दूसरों पर हावी रहे हैं 10 साल तक, वॉशिंग मशीन का तो डर सब पर था ना, सीबीआई और ईडी का तो डर सब पर रहा है, तो यहाँ पर सब लोग मुझको लगता है कि बार्गेन तो करेंगे ही। और इसीलिए मैं समझता हूं कि यदि नीतीश कुमार जी डेप्यूटी प्रधानमंत्री का भी पद के लिए वो मांग सकते हैं, अभी तो कुछ भी हो सकता है, और यदि मांगेंगे तो हमको नहीं लगता है कि मोदी जी ना कह सकेंगे, हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि यदि वो हट गए तो सरकारें नहीं है आपका। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ फैसिनेटिंग, बड़ा दिलचस्प हालात है, और यहाँ पर अब इनका परीक्षा हो रहा है, और हमको तो लगता है भारत की आवाम और जनता का हमें पूरी तरीके से प्रशंसा करना पड़ेगा। इस बार वो हमारे प्रजातंत्र और संविधान के लिए लड़े हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ने एक संदेश भेजा है, और यहां पर इनको लगता था कि ये तो सिर्फ संकेत और संजय और कुछ लोग यूट्यूब और अर्बन एजुकेटेड टाइप्स बात कर रहे हैं, उनको लगा कि आम आदमी को तो हम ऐसे ही भटका देंगे, उनको गुमराह कर देंगे। लेकिन आम आदमी को भी लगा कि देखिए, आप डराइए मत, आप हमारे पास वोट लेने आते हैं हाथ जोड़ के, और उसके बाद हमारा हाथ बंद करके हमको जेल में रखने का कोशिश करते हैं, ये बहुत हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको बस इतना एक पर्सपेक्टिव के लिए ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान जो है वो 8.2 लाख वोटों से जीते, अमित शाह जो है वो 7.4 लाख वोटों से जीते, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 5 लाख वोट से ज्यादा, पीयूष गोयल 3.5 लाख वोट से ज्यादा, प्रधानमंत्री जो हैं वो 1.5 लाख वोट से जीते। मैंने सोचा ये जरा बात आपके सामने रख दूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू संजय।